नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी रंग। सियासी रंग में हमारा फोकस उन खबरों पर होता है जो उस दिन सुर्खियां बनती हैं। ऐसी कुछ खबरों का पिटारा लेकर हम आए हैं सियासी रंग में। सियासी रंग में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मिंटो हॉल में आयोजित महिला सुरक्षा सम्मान समारोह का आगाज किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने की बात कही। सीएम ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए समाज की मानसिकता बदलना जरूरी है। हर बेटी की सुरक्षा समाज और सरकार दोनों का दायित्व है। यह हमारा अभियान समाज की मानसिकता बदलने का अभियान है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने सागर की श्रीबाई का सम्मान किया, उनका हौसला बढ़ाया। सतना की मुन्नीबाई कोल को भी सीएम ने सम्मानित किया। इसके साथ ही मनोज गायकवाड़ का भी सीएम ने सम्मान किया। हम आपको बता दें कि मनोज ने 13 साल की बच्ची को एक तस्करी से बचाया था। ये एक बहस चलनी चाहिए। बिटिया के विवाह की उम्र अभी 18 है, क्या पूरी परिपक्वता के लिए बढ़ा के 21 की जानी चाहिए? इसमें भी विचार होना चाहिए। वैसे तो केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी वेबसाइट बंद करवाई, आप जानते हैं। वो मैं अभिनंदन करता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने बहुत ठोस और कठोर कदम उठाए हैं। तब से अभी तक महिला अपराधों में 15% की कमी आ गई, जो अपने आप में एक देश के अंदर रिकॉर्ड है। ये एक पक्ष है इसका, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी था कि जब समाज जागरण की बात आई तब भी उन्होंने पहल करी, चाहे वो बेटी बचाओ अभियान हो, चाहे महिलाओं के प्रति सम्मान हो, चाहे महिलाओं को आगे लाने के लिए पंचायत में, ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर निगम में, अथवा पुलिस की भर्ती में हो या शिक्षकों की भर्ती में हो, हर जगह महिला को आने के लिए इस सरकार के प्रयास। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एक नई पैरवी की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। शादी के लिए बेटियों की उम्र 21 साल करने की उन्होंने बात कही है और उन्होंने साफ कहा है कि बेटियों का सम्मान और उसकी रक्षा करना सरकार और समाज दोनों का ही दायित्व है। क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरह से आज की अगर हम बात करें तो भोपाल के मिंटो हॉल में महिला सुरक्षा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। साथ ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लड़कियों की शादी की जो उम्र है 21 साल किए जाने की बात कही है। इसके पीछे सीएम ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए समाज की मानसिकता बदलना जरूरी है। वहीं हर बेटियों की सुरक्षा समाज और सरकार दोनों का दायित्व भी है। ये हमारा अभियान समाज की मानसिकता बदलने का अभियान है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाना है और सरकार क्या कुछ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, तमाम तरह की बातें सरकार की तरफ से या जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका जिक्र इस कार्यक्रम के जरिए। दूसरी तरफ कई महिलाओं का इस कार्यक्रम में आज सम्मान किया गया है और सम्मान के जरिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देना, उनको मजबूत करना और यहाँ से एक नजीर के तौर पर ये बताना कि किस तरह से प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। इस तरह की अगर हम बात करें, जो महिलाएं आज सम्मानित की गई हैं, जिसमें सागर की श्रीबाई का सम्मान किया गया, उनका हौसला बढ़ाया गया। सतना की मुन्नीबाई कॉल से सीएम ने संवाद किया। सीएम ने मुन्नीबाई को सम्मानित भी किया। इसके साथ मनोज गायकवाड़ का भी सीएम ने सम्मान किया। मनोज ने 13 साल की बच्ची को तस्करी से बचाया था। कुल मिलाकर सरकार का उद्देश्य यही है कि किस तरह से महिलाओं को मध्य प्रदेश में सुरक्षा मिले, किस तरह से प्रोत्साहन मिले, किस तरह से बढ़ावा मिले और किस तरह से उनको आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम सारी योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाकर उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करके उनको आगे बढ़ाया जाए।
तो निश्चित तौर पर आज का जो कार्यक्रम था अद्भुत कार्यक्रम था, खासतौर पर महिलाओं के उत्थान के लिए जिस तरह से मेरा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चलिए राजेश जी, बिल्कुल सही बात है। कई नवाचार हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने किए हैं। पहले 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सज़ा का प्रावधान देने की बात हो, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक की बात हो, और अब 21 साल कम से कम उम्र होना चाहिए बच्चियों की शादी के लिए, इस बात की पैरवी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। और निश्चित तौर पर ये जो नवाचार हैं महिलाओं के सम्मान के दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल दौरे से वापस लौटे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल की ममता सरकार और प्रदेश की विपक्षी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गृहमंत्री ने कहा, बंगाल में ममता तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, लेकिन अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ममता के सांसद मां सीता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान है। ताड़का के पक्ष का कोई व्यक्ति होगा तो वो ही ऐसी टिप्पणी करेगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो ममता जी की है मुस्लिमों की, वो उजागर कर दी उनने, और इसलिए फतवा जारी कराया है। ममता जी के पक्ष में या राहुल दावा के पक्ष में जो इटली में आराम कर रहे हैं, इस तरह के फतवों से अब पश्चिम बंगाल प्रभावित होने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बंगाल दौरे में से लौटे नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर ममता दीदी पर निशाना साधा है, और लगातार वो जिस तरह से सह प्रभारी बनाए गए हैं कई जिलों के, अब कमान भी उनको सौंपी गई है बंगाल के चुनाव के लिए, तो उस तरह से अब वो लगातार निशाना साध रहे हैं। और आज कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला और ममता बनर्जी पर भी वो हमलावर दिखाई दिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरह से अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल बीजेपी का एक बड़ा टास्क रहा है, और लंबे समय से बीजेपी पश्चिम बंगाल फतह को लेकर विधानसभा चुनाव में एक ठोस और पुख्ता रणनीति के तहत काम कर रही है। हमने जिस तरह से देखा, मध्य प्रदेश की कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को वहां का प्रभारी बनाया गया, और लगातार कुछ दिनों से देखें, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, या तमाम नेता पश्चिम बंगाल में लगातार अपनी पैठ को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि अगर बात की जाए कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें जब यूपी चुनाव की बात करें, यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन्हें कई क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई थी, और उन क्षेत्रों में बीजेपी ने फतह भी हासिल की थी। संकट मोचक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, और अब इस चुनाव में भी पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों का प्रभार उन्हें दिया गया है। और लगातार अगर देखें तो प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, और एक के बाद एक ममता सरकार पर हमला भी कर रहे हैं जी। ताजा जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के दौरे से निकले और निकलकर वहां दौरे से लौटे हैं, और जिस तरह से उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि ममता बनर्जी जो की सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार अब वहां पर बनने जा रही है। ममता के सांसद मां सीता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान है। कुल मिलाकर कोशिश अब हर तरह से बीजेपी की ममता सरकार को घेरने की और विधानसभा चुनाव में पटखनी देने की लेकर है, और यही कारण है कि लगातार अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शना शना धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में अपनी मजबूती साफ तौर पर वहां पर दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर उनकी मीटिंग्स हो रही हैं पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ, पूरे फीडबैक के साथ ठोस रणनीति डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी वहां विधानसभा चुनाव के लिए धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, और उसी के चलते कोई भी मौका होता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ममता सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूकते।
साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी लगातार तीखे हमले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं। चलिए, अब ये सिलसिला तो लगातार अब जारी रहने वाला है राजेश जी, क्योंकि बंगाल चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो वार और पलटवार का दौर दौरा जो है और तेज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उद्योग मंत्री राजवर्धन से चाय पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योगों के लिए लैंड बैंक बनाने पर सहमति जताई है। कहा कि जरूरत पड़ने पर लैंड पूलिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच विभाग के कामकाज को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई, जिसमें बड़े औद्योगिक घरानों को बनाने के बजाय प्रदेश सरकार को उद्योगपति तक पहुंचाएगी। प्रदेश में उद्योग लाने के लिए बड़े उद्योग घरानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्री राजवर्धन सिंह ने कहा, डबरा, मालवा और सेंट्रल इंडिया में एयर कार्गो हब को लेकर मुख्यमंत्री के साथ सार्थक बातचीत हुई। लैंड पूलिंग करा। लैंड पूलिंग में हमने 2019-20 का जो कलेक्टर रेट था उससे डबल उनको पैसा दिया 20%, और बाकी जो इंडस्ट्रियल डेवलप प्लॉट्स हम लोग इंडस्ट्री को उपलब्ध कराने वाले हैं 80% फार्मर्स का जो कॉस्ट था उसमें उनको शेयर दिया, तो हमने उनको पार्टनर्स में बनाया है। इसी प्रकार से इंडस्ट्री, फार्मर्स, जितने भी रिलेटेड लोग हैं उनको सबको हम सहभागी बना रहे हैं और उनसे संवाद करके ही आगे का मार्ग प्रशस्त करें। इस खबर पर सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ ऑनलाइन पर है। नीरज, अब जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नई पहल जो शुरू की है मध्य प्रदेश में, 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं वो मंत्रियों से। आज राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से उन्होंने बातचीत की और जिस तरह से उद्योग धंधे विकसित करने की बात इन दोनों ही के बीच में हुई है, वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की बात है। सार्थक पहल हुई है, सार्थक चर्चा हुई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जब से बीजेपी की सरकार बनी है शिवराज सिंह चौहान एक अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं और अब काम पर उनका पूरी तरह से फोकस हो चुका है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जो कोलार डैम पर पूरे मंत्रियों की एक साथ बैठक ली और उनसे पूरे दिन 1-to-1 चर्चा की और लगभग 8 घंटे उनके जो विभाग हैं उनसे संबंधित चर्चाएं उसमें हुई। आगे की क्या प्लानिंग है इसको लेकर भी बात की गई। तो वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है ने एक टारगेट रखा है जिसमें डेली किसी न किसी एक मंत्री से चाय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वो विश्वास सारंग और यशोधरा राजे सिंधिया से चर्चा कर चुके हैं और उनके विभागों में आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह से उस विकास के लिए काम करना है, इन सब पर चर्चा हुई। तो वहीं आज चाय पर चर्चा में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो कि उद्योग मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। आज उनसे चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ने सीधे दत्तीगांव जी से जो मंत्री है उनसे पूछा कि आपकी क्या विजन है, क्या प्लानिंग है उद्योगों को लेकर। तो जिस तरह से बताया गया कि डबरा, मालवा और सेंट्रल इंडिया में एयर कार्गो जो हब है उसको बनाने पर चर्चा हुई है। साथ में मुंबई और दिल्ली में उद्योगों को बढ़ावा मिले इसके लिए फैसिलिटेशन सेंटर जो बनाया जाए इसको लेकर चर्चा हुई है। साथ में एक बड़ी समस्या जो उद्योगों को लेकर आती है वो देखा जाता है जो अनुमतियां हैं उद्योगों से संबंधित, उनमें काफी लंबा समय लग जाता है और व्यापारियों को एक लंबा चक्कर कभी उद्योग विभाग का, कभी आयकर विभाग का, इस तरह नगर निगम का, इस तरह चक्कर लगाने पड़ते हैं तो काफी परेशान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर भी गंभीर चर्चा हुई कि अब 30 दिन के अंदर कोई भी व्यापारी यदि अप्लाई करता है तो उसको सारी अनुमतियां उपलब्ध कराई जाएं। और वहीं यदि बात की जाए इन्वेस्टर मीट की, तो इन्वेस्टर मीट के कारण का जब उनसे सवाल पूछा गया, उनका साफ तौर से कहना था कि कोरोना काल चल रहा है इसलिए इन्वेस्टर मीट अभी नहीं हो सकती है फिलहाल, लेकिन अब जो सरकार है वो इन्वेस्टर्स के पास जाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर कई सारे व्यापारियों से चर्चा भी हो चुकी है, कई सारे उद्योगपतियों से चर्चा हो चुकी है। अब उनसे भी जो उद्योगपति है उनसे 1-to-1 चर्चा सरकार उनके द्वार पर खुद जाकर करेगी। जी चलिए, अब देखना होगा कि इन सब तमाम बातों का जो है सार्थक हल कब तक निकलता है, कब तक अमली जामा पहनाती है सरकार इन तमाम अपनी योजनाओं को। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार बारदानों की कमी को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और ट्वीट के माध्यम से कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह पहले ये बताएं जो बोनस पर रोक लगाई है वो गलत है या नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर रमन सिंह मूर्खों की तरह बात ना करें। भूपेश बघेल ने लगातार रमन सिंह द्वारा बारदानों की कमी को लेकर लगाए जा रहे आरोप पर तीखा प्रहार किया है। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। रमन सिंह जी सांसद भी रहे और केंद्रीय मंत्री, हालांकि उसके पास फाइल भी नहीं जानती थी। मूर्खों जैसी बात ना करें।
कोई भी काम है वो केंद्र और राज्य सरकार से ही मिलकर होता है। खरीदने का काम उनका है, उनके आदेश से हम लोग चावल खरीद बना के देते हैं। चावल क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, हम समर्थन में लोग घोषित कर रहे हैं, बोनस तो केंद्र सरकार भी देती थी। रोक लगाए हैं वो सही है, ये गलत है? रमन सिंह जी पहले बताए। रमन सिंह जी बताना चाहिए, भारत सरकार ने जो बोनस पे रोक लगाई है वो किसान के विरोध में है कि नहीं है, ये गलत है कि नहीं है? तो बारदानों की कमी को लेकर राज्य सरकार को जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार को घेरा है, उसके बाद भी पलटवार किया। बोनस को लेकर जो है कई तरह की बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस खबर पर सीधे चलते हैं। हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। निधि, एक तरफ बोनस माफ़ कीजिएगा बारदानों को लेकर सियासी जंग जारी है छत्तीसगढ़ में, दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बोनस को लेकर सवाल खड़े किए हैं भूपेश बघेल ने, क्या कहेंगी? अगर बात की जाए तो जिस तरह से कमी बताई जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से वो धान खरीदी, बारदानों की कमी, कई तरह की चीजों पर आरोप लगा रहे हैं सीधे राज्य सरकार पर कि निश्चित तौर पर इनके द्वारा व्यवस्थाएं ठीक नहीं रखी गई और इसके साथ ही वो सारी बातों का जो टीका है वो केंद्र सरकार पर थोपते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आज इसका जवाब दिया है सीएम भूपेश बघेल ने और कहा है कि मूर्खों वाली बात जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ना करें। उनके भी समय में धान की खरीदी होती थी, किस तरह से किस चीज की व्यवस्था होती थी ये हमें भी बखूबी पता है और उनकी बखूबी पता है। तो किसी चीज के बारे में सही जानकारी लेकर उसे बताया जाना अलग होता है, लेकिन हर चीज में राज्य पर ही तंज कसना या फिर उन्हें ताने देना ये अलग बात है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि बोनस की राशि उन्होंने रोकी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर की जो सहायता राशि दी जा रही थी उसे बोनस की राशि बताकर केंद्र को गलत जानकारी देकर भ्रम फैलाया गया और बोनस की राशि को रोक दिया गया। पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये बताए कि उनके द्वारा इस तरह का कृत्य करना क्या उचित है, क्या ये किसानों के हित में है? जो गलत जानकारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उन्होंने दी है, जिसकी वजह से आज किसानों का पूरा बोनस का पैसा केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, क्योंकि वो यही समझ रहे हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम बोनस की राशि दे रहे हैं, क्योंकि हमने ये पहले ही साफ कर दिया था कि 10 रुपए प्रति एकड़ की दर से हम सहायता राशि दे रहे हैं, ना कि बोनस की राशि। तो इन सारी गलत जानकारियों की वजह से ही, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा केंद्र को गलत जानकारी भ्रमित करने के वजह से ही आज किसानों को उसकी मार झेलनी पड़ रही है और उनके बोनस की राशि उनके केंद्र द्वारा रोक दी गई है। तमाम तरह के मुद्दे हैं, चाहे बारदाने, चाहे धान खरीदी, इसको लेकर सियासत जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में चलती नजर आ रही है। फिलहाल ये सियासत अभी थमी नहीं है, क्योंकि अब जो मुख्य लड़ाई है वो बारदानों की राशि, बोनस की राशि और इसके साथ ही प्रभावित होती धान खरीदी। चलिए देखते हैं ये जो सियासत जारी है निधि वो किस करवट बैठती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के संभल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बिगड़े बोल सामने आए हैं। पीएम मोदी और यूपी सीएम को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है। पीएम मोदी और सीएम योगी को ढोंगी बताते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने गौरक्षा के नाम पर बीजेपी सरकार के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की। उन्होंने गाय के नाम पर बीजेपी पर अवैध धंधा करने के आरोप लगाते हुए देश को गुलामी की ओर ले जाने की बात कही है। इलाज के लिए या उन्हें दफनाने के लिए समय नहीं है, लेकिन गायों के नाम पर धंधा इन्होंने जो कर रखा है और तमाम भाजपा ने जो गायों के नाम पर दल बना रखे हैं, मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, भारत को गुलामी की ओर ले जाने वाली पार्टी है। प्रदीप मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप, ये बिगड़े बोल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के सामने आए हैं और तीखा हमला उन्होंने सरकार पर बोला है, क्या कहेंगे? जी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा जी ने आज मतलब गाय सड़क पर पड़ी हुई थी, तो उस गाय को कुत्ते नोच रहे थे, तो उसको देखकर विवादित बोल बोले हैं प्रधानमंत्री योगी जी ने कि ढोंग करते हैं गाय के लिए, ये गाय पर ही राजनीति करते हैं और गाय पर ही ध्यान नहीं रखते।
लाख करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है गाँव की सेवा में, गौशालाओं में, उसके बाद भी गाय सड़कों पर मरी पड़ी हैं और कुत्ते नोच रहे हैं। चलिए, इस तरह की अब राजनीति में बातें तो होती हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। सुल्तानपुर में एक दिवसीय दौरे पर नगर के जिला पंचायत सभागार में राज्य मंत्री सुरेश पासी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को साकार करने की दिशा में योगी सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को उत्थान के प्रयास में लगी है। उन्होंने बताया, अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों को हाईस्कूल के बाद उच्चतर तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति के तौर पर 59,000 करोड़ रुपए जारी करने का ऐतिहासिक काम केंद्र सरकार ने किया है। इस बजट को जारी करने के बाद केंद्र सरकार की हिस्सेदारी अब छात्रवृत्ति में बढ़कर 60% हो गई है, जबकि 40% का योगदान राज्य करेंगे। इस छात्रवृत्ति से अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ मिलेगा। जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, उसके लिए स्वयं वो हमेशा समीक्षा बैठक करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि किसानों को कितना अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। इस क्षेत्र में पिपराइच और मुडेरवा, गोरखपुर, बस्ती, 2 चीनी मिलें हम लोगों ने नई लगाकर चालू किया। रमाला की चीनी मिल जो 2200 ECD की थी, उसको 5000 की क्षमता किया गया। तो जितनी चीनी मिल पिछले 2 सरकारों में बंद की गई, सियासी रंग की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।